कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में किए थे। cos 2x, cos ax प्लस b, ये सब एग्जांपल्स लास्ट क्लास में किए थे, कुछ बेसिक एग्जांपल्स है ना, ये भी बताया था। सर क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिए थे। क्या सर 2-3 क्वेश्चन आपने होमवर्क में अच्छा दिए थे। चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। इसी में दिया था होमवर्क में, कहाँ दिया था होमवर्क में? सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद। अच्छा ये सब क्वेश्चन दिए थे, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो इन सबका आंसर स्टैंडर्ड आंसर है, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ax प्लस b बाय a प्लस वेरी गुड, हो गया सबका। माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा प्लस सी। बताओ सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan ax प्लस b बाय a प्लस c। टेन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। सेक ए एक्स प्लस बी, टेन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट। कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा? माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। ई की पावर ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा? e की पावर ax प्लस b बाय a प्लस c। बाई ए हो जाएगा प्लस सी। ठीक, सब में एक ही करना है सब्स्टिट्यूशन। कॉस स्क्वायर का हो गया, साइन स्क्वायर का हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया था, एक एग्जांपल ये हो गया था। ठीक है, साइन स्क्वायर का कर लिया, और करते हैं एग्जांपल। अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना हो इसका, एक सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बेटा? सर x स्क्वायर प्लस 5x। अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x मान लिया जाए, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 हो जाएगा। तो डी टी बराबर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट करेंगे, 2x प्लस 5 की वैल्यू पुट करेंगे, डी टी हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा? रूट टी हो जाएगा, या टी की पावर माइनस 1/2 डी टी का इंटीग्रल, ये कितना हो जाएगा? टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, कितना आ जाएगा? टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 में 2 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन? ये आ जाएगी वैल्यू 2 रूट टी की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर ली थी। बोलिए बोलिए। यस सर। ठीक, यस। इस तरीके से एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। कई बार ऐसे होंगे सब्स्टिट्यूशन जो कि बिना एक्सपीरियंस के समझ में नहीं आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, सर एक बार ऊपर दिखा दीजिए। यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर dx अपॉन कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल करना हो, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का कोई ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका सब्स्टिट्यूशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, वो होगा x बराबर a tan t। और बोलोगे ये कैसे मालूम? लोगों ने पहले निकाला हुआ है, स्टैंडर्ड
इंटीग्रेशन है, कई बार आता है। अगर हम x बराबर a tan t सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर x बराबर a tan t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx बाई dt कितना आ जाएगा बेटा? a sec स्क्वायर t आ जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt हम जो है dt यहाँ ले आएंगे, dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर देखेंगे इंटीग्रेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी वाला पार्ट में दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक, अगली क्लास में करेंगे इसको डिस्कस, अगर आप लोगों से नहीं हो पाया तो। अगला एग्जाम्पल, अगर नहीं हो पाया तो करेंगे, हो गया तो फिर आंसर लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल, x e की पावर माइनस 5x स्क्वायर ds का इंटीग्रेशन करना हो। क्या कर दिया जाए सब्स्टिट्यूशन? t बराबर क्या मान लिया जाए? माइनस 5x स्क्वायर मान लिया जाए, तो ये e की पावर t वाले फॉर्म में आ जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो dt बाई dx बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 10x आ जाएगा। तो x इंटू डी एस कितना आ जाएगा? इसी वाले फॉर्मूले से x इंटू डी एस कितना आ जाएगा? dt by minus 10. हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन। बोलो। यस सर। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ sec x ds करना। इसका कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था ना, इसका कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बोलो। यस सर। यस सर। इसमें इसमें भी हमें करना पड़ेगा एक सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो t बराबर है log sec x प्लस tan x। अगर t बराबर log sec x प्लस tan x मान लिया जाए तो dt बराबर कितना, dt बाई ds बराबर कितना हो जाएगा? ये डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पहले कर रखा है। sec x प्लस tan x, कौन सा रूल लग रहा है? चेन रूल। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव 1 बाई sec x प्लस tan x, और न्यूमरेटर में sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, एंड दिस विल बी इक्वल टू sec x अगर कॉमन ले लिया जाए tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x, ये आ रहा है dt बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा sec x dx के। तो सिंपली यहाँ क्या पुट कर दें? dt पुट कर दें। dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? t की वैल्यू क्या है? ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हम चाहें तो उस फॉर्मूले को भी याद कर लें कि sec x ds का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log sec x प्लस tan x होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन
सर ये चीज माइंड में से स्ट्राइक कैसे करेगी क्वेश्चन करते समय? कोई स्ट्राइक करने का कोई तरीका नहीं है, लर्न करने वाली चीजें हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों की स्ट्राइक की होगी, आप लोगों की स्ट्राइक नहीं करेगी। सर तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके मतलब क्वेश्चन होंगे, तो सर सब में अलग अलग अप्रोच होगी। फिजिक्स में स्कोप लिमिटेड है, फिजिक्स में कोई इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है। जो टफ इंटीग्रेशन बिल्कुल बनते हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, बिल्कुल टफ इंटीग्रेशन बनते हैं, कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है। तो वहाँ पर वो लेकिन मैथ्स का पार्ट है, वो 12th क्लास में पढ़ोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तब जो है दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या करना चाहिए। अगला एग्जाम्पल, अगर मुझे tan x dx का इंटीग्रल करना हो, tan x का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, है ना? याद है फॉर्मूले? यस सर। फॉर्मूले याद है, तभी याद आएगा कि हाँ इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। tan x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला sec स्क्वायर था, sec स्क्वायर x था। sec x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला sec x tan x था, लेकिन ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं था जिसको डिफरेंशिएट करने पे tan x आ रहा था। इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा बेटा? tan x को बोल दिया जाए sin x इंटू अपॉन cos x। बोलो बोलो। यस यस yes sir, t बराबर cos x मान लिया जाए, अब हो जाएगा, हो जाना चाहिए अब। यस सर। ये भी दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, करके आना, अगली क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है? चल, तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया, ठीक है? अभी तक इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन क्या है वो मालूम चल गया, कैसे करते हैं वो मालूम चल गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट कैसे पुट करते हैं वो मालूम चल गया, है ना? कोई बहुत टफ इंटीग्रेशन फिजिक्स में नहीं आएगा कि आप इंटीग्रेशन ना कर पाए, सिंपल इंटीग्रेशन ही होंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए सिंपल इंटीग्रेशन ही होंगे, ठीक है? लेकिन बेसिक बातें क्लियर होंगी तो फटाफट हो जाएंगी चीजें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां से चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जो मेन जो कोर फिलॉसफी है, वो बेसिकली एक ही एप्लीकेशन है जिसके ऊपर सब बेस्ड है। वो क्या है? किसी भी चीज का टोटल निकालना, टू फाइंड सम और टोटल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज का टोटल निकालना, सम निकालना, समेशन निकालना। वी डू इट वाया इंटीग्रेशन, थ्रू इंटीग्रेशन, ठीक? और खास तौर से इंटीग्रेशन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज वेरिएबल होती है। अभी इसके बारे में समझ में आ जाएगा। जब कोई चीज वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक? तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे कहीं पे टोटल डिस्टेंस चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं ds का इंटीग्रल कर दूंगा। ds का इंटीग्रल विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक? कहीं पे मुझे टोटल टाइम चाहिए तो मैं dt का इंटीग्रल कर दूंगा। कहीं पे मुझे टोटल मास चाहिए तो मैं dm का इंटीग्रल कर दूंगा। कहीं पे मुझे टोटल एरिया चाहिए तो मैं छोटे से एरिया dA का इंटीग्रल कर दूंगा। कहीं पे मुझे टोटल वॉल्यूम चाहिए तो मैं छोटे से वॉल्यूम dV का इंटीग्रल कर दूंगा, ठीक?
ठीक, बोलो। कहीं पे यस सर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किसी बॉडी की, तो मैं डी यू का इंटीग्रल कर दूंगा। कहीं पे मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए बॉडी की, तो मैं डी के का इंटीग्रल कर दूंगा। कहीं पे अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रल कर दूंगा। ठीक, बोलो। यस सर। इस तरीके से यस सर। वो ऐड होने वाली क्वांटिटीज है ना, जिनका हम टोटल निकाल सकते हैं, उनको हम इस तरीके से ऐड कर देंगे, उनका हमें टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे चीज समझ में आने वाली, पे इंटीग्रेशन हम क्यों करें। बेसिकली आपको ऐसे देखना है इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है। आपको ऐसे समझना है, दो एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। दो फार्मूले आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि 9th-10th क्लास में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो फार्मूले का स्कोप बड़ा लिमिटेड था। जैसे मान लीजिए एक कार जो है कोई मूव करती है, ठीक है, एक कार कोई मूव करती है, तो V1 वेलोसिटी से, ठीक, फॉर टाइम T1, तो T1 वेलोसिटी, V1 वेलोसिटी थी उसकी टाइम T1 तक, या टाइम T1 तक उसकी V1 वेलोसिटी थी। उसके बाद उस कार की वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले उसकी वेलोसिटी V1 थी T1 टाइम तक, फिर उसकी वेलोसिटी V2 हो गई फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ T2। तो मैं बोलूँ आपसे, बताओ उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, आप क्या बोलोगे। उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, आप क्या बोलोगे। V1 into T1 plus V2 plus T2। V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 बोलोगे ना। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है, अदनान। यस सर। वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वेलोसिटी V1 थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी V2 हो गई, तो टोटल वेलोसिटी इसकी, तो उसकी टोटल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल है, वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया है ना। अब अगर इसी सवाल में हम एक चीज बोलें कि चलो एक काम करते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी दो बार नहीं बल्कि लड़ा से 3 बार वेरी कर रही है। यहाँ वेलोसिटी है V1, फिर वेलोसिटी हो गई V2, फिर वेलोसिटी हो गई V3, फाइनली वो कार यहाँ आ गई। वेलोसिटी V1 T1 टाइम तक है, वेलोसिटी V2 T2 टाइम तक है, वेलोसिटी V3 T3 टाइम तक है। अब अगर मैं बोलूँ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गई ना, बताओ। यस सर। यस। मान लो उसकी वेलोसिटी 3 बार चेंज हुई, एक बार V1 थी, फिर सडनली V2 हो गई, फिर सडनली V3 हो गई, ठीक है। तो अगर ये और छोटे छोटे ग्रैप में चेंज हो रहा हो, 2 बार नहीं, मान लो 1 घंटे के टाइम इंटरवल में 20 बार वेलोसिटी चेंज हो रही हो, कब पहले कुछ हो, पहले कुछ हो, पहले कुछ हो, फिर 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 कुछ हो, तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा हमें। सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अभी समेशन में काम चल जाएगा, अभी समेशन भी करना पड़ेगा अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है, जो कि रियल लाइफ कंडीशन है। रियल लाइफ में किसी कार की वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहती है क्या, कार या मोटर की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्या। नो सर। नो सर। नो सर। Actually, बहुत रेयरली कांस्टेंट रहती है, वो भी एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रहती है, इट चेंजेस कंटिन्यूसली, है ना।
तो x बराबर v इंटू टी वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा टिल v इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो उसके उनका स्कोप बड़ा लिमिटेड था। पहले जो पढ़े थे फॉर्मूले हमने यही पढ़ा था फॉर्मूला ना, x बराबर v इंटू टी। ये तभी तो है जब किसी चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। रेयरली कभी प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की कंटिन्यूसली वेरी करनी चाहिए, है ना। रियल लाइफ में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहना बड़ी मुश्किल चीज है, उसकी वेलोसिटी वेरी करनी चाहिए। अगर इफ v इज नॉट ए कांस्टेंट, तो हम v अगर कांस्टेंट ही नहीं है तो हम v किस v से मल्टीप्लाई करें, है या नहीं है? समझ में आ रही बात, है ना। इफ v इज नॉट कांस्टेंट, ठीक, हम x बराबर vp वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते इफ v इज नॉट कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो जहां v कांस्टेंट नहीं हो? बहुत सिंपल सा एग्जांपल। सर जब कार एक्सेलरेट कर रही है तब सब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। बॉडी ड्रॉप, किसी भी बॉडी को ड्रॉप करो किसी हाइट से, जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आती जा रही होगी, जब आपने ड्रॉप किया उस समय पे वेलोसिटी जीरो रही होगी, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आती जाएगी तो बढ़ती नहीं जाएगी? बताओ। यस सर। है ना, यस सर। चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है और कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है और कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। बोलो, वेलोसिटी चेंज हो रही है और कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, यस सर। लगातार। यस सर। अब अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालना हो तो क्या किया जाए? सुनो ध्यान से। हम एक काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बोल देते हैं उसकी वेलोसिटी v, टाइम t पर उसकी वेलोसिटी v। ठीक, अब इस टाइम से फ्रॉम टाइम t to t plus dt, where dt is infinitely small time, where dt is infinitely small time। ठीक, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में तो कोई वेरिएशन ज्यादा नहीं हो रहा होगा ना वेलोसिटी का, बताओ। यस सर। इतने छोटे टाइम में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं हो रहा होगा। इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में इस समय की वेलोसिटी t है, वी कैन एज्यूम कि उसकी वेलोसिटी t प्लस dt पे भी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उस टाइम dt में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? फ्रॉम टाइम t टू t प्लस dt द बॉडी मूव्स कितना कितना? सर dv dv नहीं मूव किया, एक्स ds। सर वो वेलोसिटी समझ लगा सर, डिस्टेंस सर dx। ds किसके बराबर? सर v dt। v इंटू dt के बराबर। भाई फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम का ही तो फॉर्मूला, और तो कोई फॉर्मूला है नहीं। लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में हमने बोला कि उसकी वेलोसिटी मोर और लेस, उसकी वेलोसिटी के चेंज होने का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, उसके वेलोसिटी के चेंज होने का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमने बोला उसको इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके बराबर हो गया? v इंटू dt के बराबर हो गया ना, बोलो। यस सर। यस सर।
अब ds का इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? ds का इंटीग्रल v dt का इंटीग्रल। तो हम लोगों ने जो 9th क्लास में जो पढ़ा था फॉर्मूला, वो x बराबर v इंटू टी। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर इंटीग्रल ऑफ v dt। एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ये है, जहां v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। ऑब्वियस सी बात है, हम इस इंटीग्रेशन को तभी कर पाएंगे जब हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप मालूम होगी, जब वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मालूम हो। इस वेलोसिटी का इंटीग्रल किया जाएगा तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। बोलो बोलो। यस सर। एक और एग्जांपल करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है? यस यस सर। क्या होता है? क्या होता है? सर एफ एस कॉस थीटा। फोर्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है ना, सिंपल सा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। कॉस थीटा वाली बात बाद में करते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तभी तक तो ट्रू होगा जब फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, और वो बॉडी अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, और वो बॉडी किसी x डिस्टेंस मूव कर जाती है, तो उसके ऊपर होने वाले वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? F इंटू एक्स, है ना? बोलो। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये बॉडी जब मूव कर रही हो, तो भाई एक कंडीशन तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पहले कुछ देर तक फोर्स लगे F1, फिर फोर्स लगे F2, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी x1 तक फोर्स लगे F1, फिर फोर्स लगे x2 दूरी तक फोर्स लगे F2। बोलो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। यस सर। फोर्स ने कितना वर्क किया? पहले वाले फोर्स ने कितना वर्क किया? F1 X1। F1 into X1। दूसरे वाले फोर्स ने कितना वर्क किया? F2 X2। F2 X2। बोलो, टोटल वर्क डन कितना आ गया? F1 X1 प्लस F2 X2 आ गया। बोलो, है ना? बोलो, यस सर। पक्की बात है ना? बोलो। यस सर। अगर यही चीज उसकी 3 स्टेप में हो रही है, कुछ दूरी तक फोर्स लग रहा हो F1, फिर लग रहा हो F2, फिर लग रहा हो F3, बॉडी फाइनली यहाँ जा रही हो, ये डिस्टेंस हो x1, ये डिस्टेंस हो x2, ये डिस्टेंस हो x3। इस बार कितना हो जाएगा टोटल वर्क डन? समेशन ऑफ fx बोल दें? बोलो, 1 से यस सर। 3 तक। बोलो बोलो। यस सर। x1 x2 x3 वो 3 डिस्टेंसेस हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। इस तरीके से हम लोग टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है फोर्स हमेशा वेरिएबल हो। इफ फोर्स इज वेरिएबल एट एवरी पोजीशन, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि फोर्स इज वेरिएबल एट एवरी पोजीशन हो। बताओ, बोलो, यस सर। क्या करेंगे? तब इंटीग्रेट करते हैं। तब हमारे पास लॉजिकल है इंटीग्रेशन।
कोई इलॉजिकल चीज नहीं है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं इंटीग्रेशन मजे के लिए। श्रेयांशी तुम दूसरे लॉगिन साइड से लॉगिन कर रही हो क्या? यस सर। लॉजिकल है इंटीग्रेशन, कोई मजा नहीं आ रहा इंटीग्रेशन करने में। फोर्स ही वेरिएबल है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए बेटा? हम किसी भी एक इंस्टेंट पे बोल देते हैं कि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स F है। ठीक, बोलो। और ये बॉडी इस पर्टिकुलर पोजीशन से ये बॉडी इस पर्टिकुलर पोजीशन से dx लेंथ आगे बढ़ जाती है। कितना आगे बढ़ जाती है? dx लेंथ। अब इतने इन्फिनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में तो फोर्स के वेरिएशन को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? इतने इन्फिनाइटली स्मॉल वेरिएस डिस्टेंस में तो फोर्स के वेरिएशन को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये होने वाला इन्फिनाइटली स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? ध्यान रखना, हम फोर्स को नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो dw को तो ऐड करेंगे। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? dw। बोलो बोलो। यस यस सर। सर। अगर हम एक इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क डन निकाल लें dw, तो dw बराबर हो जाए किसके बेटा? FDX। fds के। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ fds हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जो फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो फॉर्मूला बड़ा लिमिटेड फॉर्मूला था। वो है ना, लिमिटेड क्या होता है? हाँ, यस सर। कई बार मोबाइल्स के भी लिमिटेड एडिशन होते हैं। उसका एक बहुत लिमिटेशन उसकी बहुत ज्यादा थी, ठीक है? सर हाँ, जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं FDX को, तो सर यहाँ पे FDX मतलब कि पहली बार अगर उसने बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट में अगर कवर की, उसके अगली बार उसने जितनी की थी उससे थोड़ी सी सर ज्यादा की, तो यहाँ पर उन सबको सेम माना जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो वेरिएबल चीजें हैं, अब इंटीग्रेट किया जाएगा, सेम नहीं माना जा रहा है। भी इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। अभी आंसर कहाँ निकल गया है? ये तो बस बताया जा रहा है कि जब फोर्स वेरिएबल होगा तो लगेगा फॉर्मूला। ये किसी भी पोजीशन पे अगर फोर्स लग रहा है, इन्फिनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, किसी और पोजीशन में कोई और फोर्स लगेगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगी, ठीक है? यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए चलो बताओ, कोई एग्जांपल दो वेरिएबल फोर्स का जो पढ़ा हुआ है। कोई एग्जांपल दो वेरिएबल फोर्स का जो पढ़ा हुआ है। So when moving a body over, sir, when pushing a body over a slope, the force will be variable. नहीं, बढ़िया एग्जांपल नहीं है। सर जैसे बॉडी ऊपर जाएगी सर, फोर्स ज्यादा लाना पड़ेगा। सुनो सुनो, एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, हालांकि चीज़ आगे आगे आएगी, सब चीज़ आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहीं पढ़ लो तो कोई दिक्कत हर्ज हर्ज वाली बात नहीं है। मान लेते हैं एक मास m है और दूसरा मास स्मॉल m, उनके बीच की दूरी है x। x उनके बीच की दूरी, सेंटर टू सेंटर की दूरी है x। तो जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? ये लग रहा है फोर्स। यस सर। क्या ये फोर्स x के साथ में वेरिएबल है?
कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। क्या ये फोर्स एक्स के साथ में वेरिएबल है कि नहीं है? यस सर। यस सर। है ना? पक्की बात है। यस सर। हर पोजीशन पे फोर्स अलग अलग है। बोलो। अब अगर मान लिया जाए कि इस ब्लॉक की इस मास, मान लो हम एक काम करते हैं कि इसको हम फिक्स कर देते हैं और इसको हम मूव करते हैं। ठीक है। और कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? इनको हम मूव करते हैं इनिशियल पोजीशन x1 से, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है। से इसको मूव करते हैं फाइनल पोजीशन x2 पर। एक तरीके टॉम भूल गया। तुम लोग खेलते हो टॉम? बहुत पहले खेलते थे। सर नहीं किया। छोटे बच्चे खेलते नहीं। ये सर छोटे थे तभी। तुम लोग कौन सा गेम खेलते हो? पबजी? फिर वो भी 10 तक खेलते थे। अब सारे गेम खेलना बंद कर दो बेटा, ठीक है? ठीक है, अगर घर से कंप्लेन आई ना तो गेम खेलता है, एक्चुअली में तुम लोग वैसे भी मोबाइल में लगे रहते हो। हाँ, क्लास में जो है, क्लास मोबाइल पे ही होती है, लैपटॉप पे ही होती है। अब उसके बाद भी अगर लैपटॉप पे लगे रहोगे थोड़ा भी तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द करेगा। चलिए, x1 x2 ये दूरी हो गई, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था ना, हर जगह वेरिएबल फोर्स था। बताओ फोर्स बढ़ गया होगा, है ना? अब अगर कोई आपसे बोले कि बताओ ये मास यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाई gravitational force from x1 to x2। ठीक। मुझे ये बताइए, क्या हम सिंपली फोर्स से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैं ये मान रहा हूं कि आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से तो कुछ मिल जाता है, उसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं, है ना? है ना? क्या हम लोग फोर्स को, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं ना? बोलो क्यों? यस सर। क्योंकि हर जगह पे फोर्स अलग अलग है। यहाँ भी फोर्स अलग है, यहाँ भी फोर्स अलग है, यहाँ भी फोर्स अलग है, यहाँ भी फोर्स अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x1 से लेके x2 तक। बोलो। यस यस सर। सर। समझ में आ रही बात? ठीक है। x1 से लेके x2 तक इन्फिनाइटली स्मॉल बाई फोर्स का हमें x के साथ में फंक्शन तो मालूम ही है। इन्फिनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जब वो मूव करता है तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं। बीच में किसी पोजीशन पर, बीच में किसी पोजीशन को x मान लेते हैं, उसकी दूरी x मान, अब वो dx दूरी मूव करता है तो वर्क डन कितना हो गया? f dx के बराबर हो गया। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यस। अब देखो, अगर आप यही समझ जाओ तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना? ये आगे आएगा, सारी बातें आगे डिस्कस होंगी, उस समय तक भूल चुके होगे तो फिर से बताना पड़ेगा। अगर याद रहे तो बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही स्ट्राइक करेगा। एक्चुअली में दिक्कत ये होती है बच्चों को, खास तौर से, कि वो, उनको इंटीग्रेशन करना आता तो है, कोई उनको पड़ोस को दे दे कि ये इंटीग्रेशन करना, वो कर भी देंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा इंटीग्रेशन करें कब।
इंटीग्रेशन लगाने की रिक्वायरमेंट क्या है वो उनको कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वही चीज समझनी है, थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस से ही आएगी बेटा। ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस से ही आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत बार करेंगे तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन लगना है। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब तुरंत नहीं आएगा ये चीजें, इसका आउटपुट तुरंत नहीं आते हैं, लगे रहेंगे तो फिर आउटपुट आएगा। चलिए, वर्क डन आ गया, बोलो समझ में आ रही बात? और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन के। और कौन से फॉर्मूले पढ़े हुए आप लोगों ने? चार्ट्स पे लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है? NGH। लेकिन इस फॉर्मूले का भी स्कोप बड़ा लिमिटेड था। क्यों? क्योंकि ये किसी पॉइंट मास के लिए ट्रू था फॉर्मूला। पॉइंट मास ये जो फॉर्मूला है ओनली एप्लीकेबल या ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को नहीं बताई गई होगी, है ना, उस समय पर्पस नहीं कंफ्यूज करने का। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो एक ऐसा पत्थर जमीन पे रखा हो, है ना। अब पत्थर में तो कोई एक पॉइंट मास तो है नहीं, बोलो। पत्थर तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास से मिलकर बना हुआ है ना। यस सर। अब मुझसे आपसे आपसे कोई बोले बताओ इस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? ठीक, तो फॉर्मूला तो आपके पास यही है, और तो कोई फॉर्मूला नहीं है। मास तो चलो ठीक है पत्थर का दे रखा है, हाइट कौन से लोगे आप? कौन सी हाइट लोगे? टॉप मोस्ट हाइट लोगे या बॉटम मोस्ट हाइट लोगे? सेंटर ऑफ मास। हैं? क्या? सेंटर ऑफ मास। चलो सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही बात है, अगर मालूम है तो अच्छी बात है। इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट ली जाती है, ये बात सबको मालूम है। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में तुम लोग को वैसे बहुत कम मालूम होगा। ठीक है, अच्छी बात है अगर मालूम है तो। ये जो बात है ना कि सेंटर ऑफ मास की हाइट ली जाएगी, ये हवा में ऐसे नहीं एजम्पशन कर रखा है कि चलो सेंटर ऑफ मास की हाइट ले लेते हैं, वो इंटीग्रेशन से ही आता है। जो लॉजिकल तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस मास को हम बहुत सारे छोटे छोटे मासेस में ब्रेक कर लेते हैं। एक छोटे से मास डीएम में ब्रेक कर दिया, बोलो बोलो। और उस डीएम मास की जो हाइट है वो वाई बोल दिया, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? डीएम जी वाई हो गई, बोलो। बोलो यार। यस सर। एक इन्फाइनाइटली स्मॉल मास तो पॉइंट मास होगा ना। एक इन्फाइनाइटली स्मॉल मास तो पॉइंट मास होगा ना। यस सर। ना? तो हम इसको डीएम इज ए पॉइंट मास, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज लेट अस से डीयू। डीयू क्यों बोला? क्योंकि इन्फाइनाइटली स्मॉल मास है, तो इन्फाइनाइटली स्मॉल मास में जी और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज मिलेगी वो भी इन्फाइनाइटली स्मॉल होगी, है ना, है ना। अगर यस इंटू एक्स इंटू ए में ए बहुत छोटा है, अगर एक्स इंटू ए में ए बहुत छोटा है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी तो बहुत छोटा होगा, बोलो। तो ये इन्फाइनाइटली स्मॉल मास की क्या मिल गई हम लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल लेंगे?
सॉरी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएमजी बाय Integration of all the DmGy, ठीक है, इंटीग्रेशन और GmDy कर देंगे। बोलो अभी इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे करेंगे उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए। दिस शुड बी आवर अप्रोच। बोलो सर, तो इंटीग्रेट करके सर सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट आएगा। बिल्कुल, इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट ही आ जाएगा। जी कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन से ही सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया गया तो ये चीज बताई नहीं गई थी, ठीक है। बोलो ये इंटीग्रेशन आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, तो इसको अपना ही लेना है, इससे भागना नहीं है। आगे अगर साइंस स्ट्रीम फॉलो करनी है तो इंटीग्रेशन से आप बच नहीं सकते हैं, इसको आप अभी ही अपना लीजिए, अच्छे तरीके से इस पर वर्क कर जाइए। जब पहली बार पढ़ रहे हैं तभी अच्छा वर्क कर जाइए, जिंदगी भर साथ में साथ देगा, ठीक है। बोलो यस। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, ऐसा फॉर्मूला जो आप लोगों को मालूम है, बताओ कोई फॉर्मूला जो मालूम हो। ग्रेविटेशन फॉर्मूले की तरह से चार्ज का भी ले सकते हैं। क्या छोड़ो, वो बात एक ही है। लॉज ऑफ मोशन मोमेंटम। लॉज ऑफ मोशन, अभी उस पर लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं बेटा। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। बोलो डेंसिटी बराबर मास यस अपॉन, सर। फॉर्मूला मालूम है ना। यस सर लेकिन इस वाले फॉर्मूले से मान लो आपको मास कैलकुलेट करना हो तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो, है ना। यस सर। यस सर इस वाले फॉर्मूले को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। अगर मान लो किसी बॉडी की डेंसिटी हर जगह वेरिएबल हो, हर जगह अलग अलग हो, इफ रो इज वेरिएबल, जैसे एग्जांपल के लिए एक ऐसी रॉड हो, ठीक है, जो इसकी यहाँ डेंसिटी, इस एंड पे डेंसिटी रो 1 हो, इस एंड पे डेंसिटी रो 2 हो, और जब हम इधर से इधर जा रहे हैं रो जो है बढ़ती जा रही हो, रो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, रो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं रियल लाइफ में? यस सर। यस सर डेंसिटी हर जगह बराबर ऐसी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, डेंसिटी जो है चेंज होती जा रही है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, उसकी डेंसिटी चेंज होती है। लेट अस से रो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इस वाले फॉर्मूले को लगा पाएंगे क्या हम लोग? क्या हम लोग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो चलो ठीक है, इसका जो लेंथ है वो एल है, इसकी जो मान लिया लेंथ है, टोटल लेंथ वो एल है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, कितना वॉल्यूम हो गया, ए इंटू एल हो गया ना। बोलो, यस सर लेकिन हम अगर मास निकालना हो तो रो ए एल क्या हम कर सकते हैं, इसमें हम रो क्या लिया जाए, क्योंकि हर जगह यहाँ पे डेंसिटी अलग है, यहाँ डेंसिटी अलग है, यहाँ डेंसिटी अलग है, यहाँ डेंसिटी अलग है, यहाँ डेंसिटी अलग है। समझ में आ रही बात? जो फॉर्मूला हमें मालूम है उसका स्कोप लिमिटेड है ना, वो नहीं लग पाएगा अगर डेंसिटी वेरिएबल होगी, है या नहीं है? बोलो यस सर ठीक। यस सर। तो क्या किया जाए? हर छोटे पॉइंट पे सर उसका मास निकाल के फिर ऐड। हाँ? हाँ? हर एक पॉइंट पे उसका सर मास निकाल हर पॉइंट पे उसका मास, इसलिए इसे समझना है कि हमें किसका निकालना है टोटल, हमें किसका निकालना है टोटल, वी वांट टू फाइंड
we want to find total, किसका टोटल? मास। बोलो। यस यस सर। ना, तो हमें किसका एडिशन करना पड़ेगा? डीएम का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डीएम मास के लिए हमें एक छोटा सा ऐसे क्या लेना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन। एक छोटा सा हमें पहले डीएम मास ब्रेक करना पड़ेगा। एक छोटा सा हमें डीएम मास ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे, इसका मास डीएम। एक छोटा सा ऐसा इनफाइनाइटली स्मॉल मास डीएम हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इस डीएम मास का वॉल्यूम बोल देंगे। इस डीएम मास पे, इस छोटे से मास पे डेंसिटी कुछ होगी? बताओ। डेंसिटी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेंसिटी होगी। बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक वैल्यू, बहुत छोटा सा मास है, तो एक इतने छोटे में वेरिएशन ने इग्नोर कर दिया। तो ये डीएम मास कितना हो जाएगा? ये डीएम मास बराबर हो जाएगा यहाँ की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ का छोटा सा वॉल्यूम, इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम। बताओ, यस है ना? रो जो है, इस डेंसिटी, रो जो है वो डेंसिटी है एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर डेंसिटी है, और डीवी इसका छोटा सा वॉल्यूम है। तो अगर हम टोटल मास निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ रो डीवी करना पड़ेगा। एक तरीके से कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन रही है। वो क्या कि यार फॉर्मूले वही लग रहे हैं, लेकिन m बराबर रो वी नहीं लगेगा, बल्कि रो डीवी का इंटीग्रल लगेगा अगर रो वेरिएबल हो। बोलो बोलो, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यस सर। आ रहा है? नहीं आ रहा कुछ भी? यस सर। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। ठीक है, और पूरी फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कैलकुलस का पूरा एप्लीकेशन ही हमें करना है। बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में चीजें समझ में भी आ रही हैं, आपको याद भी हो रहा है। आपको याद अभी नहीं होगा, है ना? और अगर याद हो भी गया, ठीक है, तो फिर लगाना है इस चीज को या नहीं लगाना है, वो तुरंत स्ट्राइक नहीं करेगा। तो थोड़ा सा एक ना, हर सब्जेक्ट का अपना अपना क्या होता है, अपना अपना सीखने का एक लर्निंग कर्व होता है। तो फिजिक्स का लर्निंग कर्व स्टार्टिंग वाला बड़ा स्टीपर है। फिजिक्स में स्टार्टिंग वाला जो लर्निंग कर्व है बहुत स्टीप है, बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। फिर जब चीज़ें दिमाग में बैठना स्टार्ट कर देती हैं, जब ये स्ट्राइक करना स्टार्ट करे, यहाँ तो इंटीग्रेशन करना था यार, है ना, पहले ये फीलिंग आएगी कि अच्छा, जब मैं बताऊंगा इंटीग्रेशन करना था, आपको समझ अच्छा इंटीग्रेशन करना था। फिर क्या आएगा? फिर दिमाग में आएगा, फिर अपने आप स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा डायरेक्ट स्ट्राइक करने, जब तक आपको एकदम परोस से क्वेश्चन ना दिया जाए इंटीग्रेशन की, चलो ये एक सवाल है, इसका इंटीग्रेशन करो। लेकिन उस इंटीग्रेशन तक पहुंचना भी तो है। समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, तो इसको हम लोग यस सर। कायदे से कई बार पढ़ लेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, अभी और भी एग्जाम्पल करूंगा जहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, कोई इसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल एप्लीकेशन हो रहे हैं डिस्कस। अगले हम लोग कुछ कर लेते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इन सबको हमें पूरा,
इनका स्टेप बाय स्टेप इनका रटना पड़ेगा। रटने वाला पार्ट सिर्फ इसी चैप्टर में बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा कहीं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस हैं कुछ जो कि फिजिक्स में 5 मतलब कम से कम 3-4 चैप्टर्स में आएंगे। यही इंटीग्रेशन फिर से आएगा, यही इंटीग्रेशन फिर से आएगा, कुछ और चीज पूछी जाएगी, कुछ इंटीग्रेशन करने की तरीका वही रहेगा। सारे एग्जाम्पल एकदम रट के तैयार होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल है क्या, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने पाई आर स्क्वायर वाला, है ना? बोलो। यस यस सर। प्रूव करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से। सर्कल का रेडियस आर है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। प्रूव पहले किसी ने नहीं किया होगा, चांस की बात है, कभी कभी किसी ने कर दिया तो बात अलग है ना? इसको प्रूव कैसे किया जाए? मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है? वी वांट टू फाइंड टोटल व्हाट, वी वांट टू फाइंड टोटल व्हाट, एरिया। इस बार वी वांट टू फाइंड टोटल एरिया। हर सवाल अलग होगा तो हर सवाल की अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। इस बार वी वांट टू फाइंड टोटल एरिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसका सम करना पड़ेगा? किसका सम करना पड़ेगा? डीए का सम करना पड़ेगा। बोलो। एक इन्फिनाइटली स्मॉल, सारे इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा ना? बताओ भाई। यस सर। यस यस। डीए का सम करना पड़ेगा। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वी हैव टू फर्स्ट डिवाइड the area of circle into D. This is our first step. लिख देते हैं यहाँ पे सर इनटू डीए। into D है। हाँ, पहले हम इसको तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, ये समझ जाइए। इसको हमें इन्फिनाइटली स्मॉल एरिया डीए में ब्रेक करना पड़ेगा। जब डीए निकालेंगे तभी तो ऐड कर पाएंगे। बोलो। यस सर। मैंने क्या बोला? ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। द मेथड टू डिवाइड a circle area into DA standard, and that is we will break it into, this is something standard. स्टैंडर्ड मतलब हर जगह ऐसे ही करेंगे। जब भी सर्कल आएगा, डिस्क आएगा, उसका एरिया से कोई चीज जुड़ी हुई होगी। सर्कल या डिस्क के एरिया से कोई चीज कोई भी फॉर्मूला जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उस सर्कल को रिंग्स ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डीआर में ब्रेक कर लेंगे। ठीक, ये बात हमें याद हो जानी चाहिए जिंदगी भर के लिए। हम उसको एक ऐसी रिंग में ब्रेक कर लेंगे जिसका रेडियस आर हो स्मॉल आर हो लेटर से, और उसकी थिकनेस जो हो वो डी आर। समझ में आ रही बात? सर एक बार ऊपर का दिखा दीजिए। हमें क्या निकालना है? टोटल एरिया निकालना है।
हम क्या करेंगे उसको, we have to first divide the area into circle, area of circle into dA, and the method of doing this is standard. Ring of radius r, कैसे ब्रेक करेंगे उसको, सर्कल को रिंग ऑफ रेडियस r और थिकनेस dr में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो r dr ऐसी रिंग में ब्रेक कर लिया। अब ऐसी एक रिंग का एरिया कितना होगा, किया हो हम लोगों ने, ऐसी एक रिंग का एरिया कितना होगा, ऐसी एक रिंग का एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इन्फिनिटली स्मॉल थिकनेस है, बताया भी था उस समय। सर पाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस डी आर स्क्वायर। बिल्कुल नहीं, ये वाली रिंग है, इस रिंग को खोल लेते हैं पूरा पूरा। पाई डी आर स्क्वायर, सुनो मेरी बात, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई, इसकी थिकनेस कितनी हो गई, डी आर हो गई, इसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर डी आर। ये पहले किया हुआ हम लोगों ने। क्या तरीका है भाई, इसको हम क्या किया, इस रिंग को हमने पूरा पूरा स्ट्रिप को, ये स्ट्रिप है ना, पतली सी स्ट्रिप है, स्ट्रिप को, इसकी स्ट्रिप की लंबाई कितनी है, स्ट्रिप का पेरीमीटर कितना है, सर 2 पाई आर। 2 पाई आर इंटू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर डी आर हो गया। बोलो बोलो, यस सर। तो टोटल एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर डी आर का इंटीग्रल आ गया। 2 पाई कांस्टेंट है, आर डी आर का इंटीग्रल करना है जीरो से लेके कैपिटल आर तक। हाँ एक मिनट, ये इंटीग्रेशन करना है। अब ये इंटीग्रेशन यही तो करना है, बताओ। आर वेरिएबल है ना, सारी रिंग का रेडियस जो है वो अलग अलग है, आर वेरिएबल है, आर जो है वो वेरिएबल है ना, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। 2 पाई आर डी आर, ठीक है, आर डी आर। अब आर जो है वेरिएबल है, और अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स चूज करेंगे ताकि हम सारी रिंग्स को इंक्लूड कर पाए। अगेन दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर, वी टेक limits such that we include every element। इस केस एलिमेंट बोलते हैं, इन छोटे छोटे पीसेस को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, इन छोटे छोटे पीसेस को एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया के एलिमेंट है, जहां टोटल मास निकालना हुआ, डीएम को क्या बोलेंगे, मास का एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, डीटी को क्या बोलेंगे, टाइम का एलिमेंट बोलेंगे, ठीक। बोलो, वी टेक लिमिट सच दैट वी इंक्लूड एवरी एलिमेंट। तो हमें अगर सारे ही एलिमेंट इंक्लूड करने हो, ऐसी सारी रिंग्स इंक्लूड करनी हो, तो हमें ये वाली रिंग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। कौन वाली, ये वाली रिंग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, बोलो। यस सर। है ना, और ये वाली रिंग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, बोलो। इसका रेडियस कितना लिया जाएगा, आउटर मोस्ट रिंग का रेडियस कितना लिया जाएगा, कैपिटल आर, और इनर मोस्ट का रेडियस कितना लिया जाएगा, 0। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, लिमिट क्या हो जाएंगी, 2 पाई आर डी आर का इंटीग्रल 0 से लेके कैपिटल आर तक। बोलो समझ में आ रही है बात, यस सर। यस। और आर डी आर का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2। आर स्क्वायर बाय 2। आर स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल आर, 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट पाई आर स्क्वायर। दिस इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर, इसके सारे स्टेप्स रटने हैं।
अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। ठीक है, एक बार रट लेंगे तो जिंदगी भर आसानी हो जाएगी। एटलीस्ट 2 साल तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि बार बार आएगा फिर फंसोगे, है ना। एक चीज कोई कायदे से एक बार कर ली जाए तो हमेशा हमारे साथ हो जाती है। कायदे से सर नहीं किया तो यहाँ भी स्ट्रगल करोगे, आगे वाले चैप्टर में भी स्ट्रगल करोगे, उसके आगे आने वाले चैप्टर में भी स्ट्रगल करोगे, करते रहोगे। हाँ बताओ। सर इसका एक और मेथड हो सकता है कि सर्किल में सर हम लोगों ने जैसे पिज्जा की स्लाइस जैसे कट करते हैं वैसे बहुत छोटी छोटी स्लाइस कट करके ऑल्टरनेट, मतलब एक सीधी फिर ऐसे उल्टी सर रखते गए अगर, तो एक सर पैरेललोग्राम टाइप का बन जाएगा। तो फिर उसका एरिया निकाल सकते हैं। चलो सही बात है, वो भी कर सकते हैं। उसमें इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ये बोल रहा है। यस सर। ठीक, सही, वो भी सही है, बिल्कुल सही बात है, वो भी सही है। इन्फिनिटली स्मॉल एरिया में ब्रेक करते रहे, अल्टरनेट रखते रहे, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, उसके एरिया निकालने का। और बहुत से तरीके दे रखे हैं, बहुत सारे तरीके और भी हैं, है ना? चलिए, तो फिर एक तरीका जो है दिखाऊं आप लोगों को, एक तरीका दिखाता हूँ। हम्म, Word on the street has it you'd like to derive the area of a circle. Well, all you need is some chain and a ruler. And it's a visual proof, so I'll stop talking now. देखा? यस सर, ये वाला तरीका। यस सर। दिखाओ ना यस सर। पहले आपने लिखा हुआ था ये। यस सर, माइन्यूट फिजिक्स का। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल। प्रूव दैट volume of a sphere is 4/3 pi r cube। ये भी फॉर्मूला मालूम सर, क्यों?
Yes, sir. स्टैंडर्ड। Yes, sir. वी वांट टू फाइंड टोटल, इस बार किसका टोटल निकालना है? इस बार किसका निकालना है? The volume. वॉल्यूम। बाकी सारी बातें एज इट इज रहेंगी। कर देते हैं, वी वांट टू फाइंड टोटल वॉल्यूम, ठीक है, एंड वी हैव टू डू सम ऑफ क्या, डीवी। बोलो बोलो। Yes, sir. Step, we have to first divide the sphere. We have to first divide the sphere into क्या, we have to first divide the sphere into क्या, infinitely small volume dv। पहले इसको इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम डीवी में ब्रेक कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। again it is what we going to do is something standard for a sphere, for a solid sphere। जब भी स्पेयर के वॉल्यूम की बात होगी तो ये जो प्रोसीजर है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा। क्या होगा इसमें, रिंग ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, नहीं, इसको हम ब्रेक करेंगे शेल ऑफ रेडियस r और थिकनेस dr में। एक शेल क्या होता है, शेल इज हॉलो स्फीयर, है ना, जैसे एक टेबल टेनिस बॉल, देखा ना आप लोगों ने, पतली सी होती है, अंदर से हॉलो होती है, कुछ भरा होता है उसमें, हॉलो होती है, बात मालूम है ना। लेदर बॉल जो होती है, जो खेलते हैं क्रिकेट में, वो अंदर से सॉलिड होती है। ऐसे उसको हम बहुत सारे शेल्स में ब्रेक कर लेंगे। तो एक सॉलिड स्फीयर को हम लोग देयरफॉर ऐसे, सॉलिड स्फीयर को देयरफॉर हम लोग ऐसे शेल्स में ब्रेक कर लेंगे। एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया, ठीक है, ये चौथा शेल हो गया, ये पांचवा शेल हो गया, ये छठा शेल हो गया। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। Yes, sir. देखो ऐसे सेल्स में ब्रेक कर दिया अल्टरनेट, ये वाला, फिर 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 ये वाला, ऐसे कितने सेल्स बनेंगे? ऐसे कितने सेल्स बनेंगे? इनफाइनाइट। एक शेल लिया गया, इनमें से एक शेल लिया गया,
लेट अस से जिसका रेडियस r है और थिकनेस dr है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया? ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? किया बेटा हम लोगों ने? सर 4 pi r² dr। हाँ, किसने बोला आंसर ये? किसने बोला आंसर ये? सर देवांश। दिमाग तुमको याद है पहले किया हम लोगों ने ये? हाँ सर किया था। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 pi r² dr। देखो इधर क्या तरीका बताया था, पहले मैंने यही चीज डिफरेंशिएशन से बताई थी, डिफरेंशिएशन से यही बात बताई थी। तो तरीका ये हो सकता है कि इस ऐसे किसी प्लास्टिक की बॉल को आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग उसको उसकी थिकनेस मान लीजिए टी है, उसकी थिकनेस मान लेते हैं टी, उसको आप लोग काट के, इस प्लास्टिक की बॉल को आप लोग काट के एक सरफेस पे बिछा दीजिए। उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 pi r² हो जाएगा। उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? टी हो जाएगी। बोलो, प्लास्टिक की बॉल, एक टेबल टेनिस की बॉल को आप लोग, उसका आप लोग रेडियस नाप लीजिए, ठीक है? वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इफ यू वांट। कैन वी मेजर द रेडियस बाय सम स्केल? फिर क्या करें, उसको काट दीजिए पूरा पूरा और एक सरफेस पे बिछा दीजिए और फिर उसका निकाल लीजिए उसका सरफेस एरिया कितना है। और सरफेस एरिया निकालने के बाद उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? उसका वॉल्यूम मिल जाएगा ना। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कितना होगा? 4 pi r² dr होगा ना। बोलो बोलो, 4 pi r² इस केस में टी हो जाएगा ना, 4 pi r² टी हो जाएगा ना, बताओ। यस सर। ये हमको याद रखना है। पहली बात बताई गई होगी, ऐसे किसी शेल के वॉल्यूम को याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए शेल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम of a shell of radius r and thickness dr। ठीक है, बोलो बोलो। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ 4 pi r² dr हो जाएगा ना। बोलो बोलो यार। यस r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की जाए ताकि सारे शेल्स आ जाएं? सर 0 से कैपिटल ना। कहाँ तक वेरी की जाए ताकि सारे शेल्स आ जाएं? 0 से कैपिटल R तक। लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 से लेकर कैपिटल R तक। 4 pi r² dr का इंटीग्रल कितना आ जाएगा? इंटीग्रल ये 4 पाई कांस्टेंट है, r² का इंटीग्रल r³ r³ 4 पाई r³ 3। ठीक है, सारी चीजें न्यूटन ने सोची थी पहली बार, हालांकि है लॉजिकल चीजें, पहले कुछ सोच नहीं पाया था। इतना भी लॉजिकल नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है। उससे पहले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मैथमेटिशियन आ चुके हैं। तो है तो लग तो रहा होगा सिंपल या लग रहा होगा टफ, दोनों चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो जब न्यूटन से पहले इन सब चीजों के बारे में कोई सोच ही नहीं पा रहा था, ऑब्वियसली बात है थोड़ा टफ तो है ना? क्यों टफ नहीं है क्या? यस सर। टफ है ना?
यस सर। बहुत ट्रैफिक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? नो सर। ऐसा ऐसा नहीं सर, आ रहा है। यस सर भी बोल लो, नो सर भी बोल लो तुम लोग यार।